बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 20 सितंबर है। आपने घबराना नहीं है। इस वीडियो में दो बहुत ही अहम खबरों पर मैं बात करने जा रहा हूं। एक है मरियम नवाज साहिबा की ख्याली दुनिया, और इस ख्याली दुनिया को अंकल जावेद और अंकल आसिफ ने आग लगा दी। अब अंकल आसिफ जो हैं उनका ताल्लुक सियालकोट से है, अंकल जावेद का ताल्लुक शेखुपुरा से है। यानी जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब ये मरियम नवाज साहिबा के सियासी अंकल्स भी हैं। इनके वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हमदम, उनके देरीना दोस्त, उनके माउथ पीस समझे जाने वाले दोनों अंकल्स हैं। और इन्होंने उस कायनात का, उस दुनिया का, जिस दुनिया में मरियम नवाज साहिबा रहती हैं आजकल, जिसका उन्होंने तस्करा किया गुज़श्ता रोज़ अपनी एक तकरीर में, उस दुनिया को आग लगाई है। बड़ा ही दिलचस्प मामला है। और फिर एक ख़बर बहुत ही अहम है जिसको शायद उतना स्पेस नहीं मिली मीडिया में। ज़ाहिर है कि इस वक्त आपको मालूम है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सूरत हाल है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनको जिस तरीके से जुडिशल वर्क से रोका गया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस इंसाफ लेने के लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर सियासी मामलात, ये ज़्यादा एयर टाइम जो है वो इन मौज़ूआत को, इन ख़बरों को मिल रहा है। लेकिन इसी दौरान एक ख़बर कहीं दब गई है। हैरान कुन तौर पर वो इल्ज़ाम या वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से बुशरा बीबी पर तवातर के साथ लगाया जाता रहा, वो इल्ज़ाम घूम घुमा कर मरियम नवाज़ साहिबा पर पहुंच गया। और ये इल्ज़ाम किसी ने बाहर से नहीं लगाया। ये इल्ज़ाम लगाने वाले भी मरियम नवाज़ के सियासी अंकल्स हैं, हु आर नॉट कमिंग स्लो। बहुत ही हैरान कुन है कि आप जो अपने तईं सबसे बड़ा इल्ज़ाम तराश कर लाएं किसी के ख़िलाफ़, उसको तो उस इल्ज़ाम के तहत एक सज़ा ना हो, लेकिन आपके ऊपर वही इल्ज़ाम लग जाए जो आप दूसरे के ऊपर लगा रहे हो। दोनों बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। आगाज़ में मैं आपको सुनवा देता हूँ। आजकल मरियम नवाज साहिबा बड़ी तकारीर कर रही हैं। 30 सेकंड की उनकी तकरीर में से एक क्लिप मैं आपको सुनवाता हूँ, और फिर जो उसकी खबर रिपोर्ट हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये है बेसिकली वो दुनिया जिसमें मरियम नवाज साहिबा जी रही हैं। और फिर इसी दुनिया के हवाले से मैं आपको सुनवाऊँगा कि अंकल जावेद ने जो इंकशाफात किए हैं वो क्या हैं, और कुछ ही वक्त पहले अंकल आसिफ उसके हवाले से क्या बात कर चुके हैं। पहले जरा मरियम नवाज साहिबा को सुने। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुका है। ये मरियम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की, और जाहिर है कि वो आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मुझे तो अक्सर वो इश्तिहार याद आ जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट याद आ जाती है। जब हम आज से कुछ अर्सा पहले एक बड़े मशहूर खिलाड़ी पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी, वो रिटायर नहीं हुए थे, वो क्रिकेट मैच जब खेलने के लिए आते थे, या पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था, कोई भी टूर्नामेंट होता था, तो एक शैम्पू का इश्तिहार आया करता था टेलीविज़न पर। मैच में शाहिद आफरीदी साहब अंडे पर आउट हों, 2 स्कोर बनाएं, 4 रन बनाएं, 10 रन बनाकर आउट हों, लेकिन उस दौरान पूरे मैच में जो ऐड चलता था उस शैम्पू का, उसमें शाहिद आफरीदी को 8, 10, 15 छक्के मार देते थे। उसमें शाहिद आफरीदी जो है वो 5-6 विकेटें ले लिया करते थे। कहीं पर वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट और कहीं पर मैन ऑफ द मैच बनकर सामने आते थे। तो शाहिद आफरीदी साहब की जो परफॉर्मेंस थी ना, जिस तरीके से इश्तिहारात में, इसी तरीके से मरियम नवाज साहिबा की भी जो परफॉर्मेंस है वो इश्तिहारात की हद तक तो बड़ी बेहतरीन है। मीडिया का तकरीबन कैप्चर है, उस तरीके से तनकीद नहीं होती, असल पॉलिसी मैटर्स के ऊपर बात नहीं होती। अब सैलाब वाला मामला देख लें, आप जाकर देखें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है साउथ पंजाब में, और लोगों की दाद रसी हुई या नहीं, उन तक जो है वो रेस्क्यू पहुंचा या नहीं, उनको जो रिलीफ एफर्ट्स उनके लिए किए जाने थे वो हुए या नहीं। और जो सबसे बड़ा इस वक्त उनके लिए सवाल मौजूद है कि किस तरीके से उनकी रिहैबिलिटेशन होगी, और जो चीज़ें तबाह हो गई हैं उनकी रिकन्स्ट्रक्शन कैसे होगी, उसके लिए कोई वाज़ेह प्लान ऑफ एक्शन नज़र नहीं आता। लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से टेलीविज़न टॉक शोज़ में, टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आपको इस मामले के ऊपर कोई शद्दोमत से बात होती नज़र
नहीं आएगी। वो जिस तरीके से उन्होंने इस तमाम मामले को अपनी एक PR कैंपेन के तौर पर कैश करने की कोशिश की है, उसके ऊपर आपको तनकीद होती नज़र नहीं आएगी। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा इश्तिहारात में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, और अब सैलाब के मामले पर भी आप देखेंगे कि आगे चल के बहुत ज़्यादा जो है वो एक बड़ी एड कैंपेन जो है वो मीडिया को मिलेगी, जैसे इससे पहले जो है आपने सैलाब के दौरान देखा कि मुसलसल मिल रही थी। अब ये है वो यूनिवर्स जिसको वो क्रिएट कर चुके हैं अपने जहन में, और इस पैरेलल यूनिवर्स में मरीम नवाज़ साहिबा सबसे पॉपुलर हैं। इमरान खान जो है उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, उनके हवाले से कोई बात नहीं करता। ये है बेसिकली वो यूनिवर्स जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा जी रही हैं। और अगर आप जाकर आज, यानी कि मैं इन ऑल फेयरनेस में आपको बताऊं कि हमारा इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से होता है, और जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनके बारे में जो राय है, आवाम की राय, वो हम बयान नहीं कर सकते। अगर हम वो बयान करने बैठें तो फिर हमें स्क्रीन में साइड के ऊपर जो है वो पेरेंटल गाइडेंस PG-18 PG-16 जो है वो लिख कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं जो मुनासिब नहीं है। लेकिन इसी किस्म के जज्बात हैं जो हम सुनते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम लोगों के ऐसे जज्बात हैं, जाहिर है कि एक तबका ऐसा भी है, लेकिन जब आप डाउन ट्रॉडन लोग जो हैं उनसे जाकर बात करते हैं तो उनके जज्बात कमोबेश हर उस तबके के हुक्मरानों के हवाले से ऐसे ही होते हैं, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों के हवाले से उनकी कुछ ख़ास ही किस्म की गुफ्तगू होती है। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा की जो ख़बर रिपोर्ट हुई है वो मैं आपको सुनवा दूँ, और फिर हम आएंगे अंकल्स पर। जो अंकल्स मरीम नवाज़ साहिबा की इस दुनिया को जो है वो माचिस के साथ तीली जलाकर आग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी, एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतार दिया गया। मरीम नवाज़, अब मरीम नवाज़ साहिबा तज़किरा कर रही हैं साल 2019 का, जिस वक्त इमरान खान साहब सऊदी अरब गए और सऊदी अरब से उनको मोहम्मद बिन सलमान ने अपना खसूसी तैयारा दिया न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए, और वहाँ पर इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी मुलाकातें कर ली थीं जो नागवार गुजरी थी सऊदी अरब को। उन्होंने एक कुआलालंपुर समिट के हवाले से एक इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अंग्रेज़ी चैनल वेस्ट को अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस्लामी दुनिया का बताने के लिए, और फिर एक OIC की तर्ज पर एक ऐसा फोरम जो इस्लामी दुनिया के मसाइल के ऊपर बात कर सके, उसकी बातें चल निकली थी। उसमें कतर शामिल था, उसमें कतर शामिल था, उसमें कुआलालंपुर समिट जो होनी थी उसमें मलेशिया महातीर मोहम्मद जो हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई थी। फिर तैयब अर्दवान तुर्की उसमें शामिल था, ईरान में उस वक्त सदर हसन रूहानी थे, उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो वहाँ पर न्यूयॉर्क से वापसी पर जिस वक्त उस तैयारे ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वापस लेकर आना था, उसको तकरीबन 1 या 1.5 घंटा इनटू द फ्लाइट वापस बुला लिया गया था। और उसमें एक राय ये है कि शायद सऊदी अरब तक वो इंटेलिजेंस इतलात पहुँच गई थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उस वक्त किस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं, वो गालिबन उनको नागवार गुजरी थी। ये एक अनवेरीफाइड वर्शन है उस स्टोरी का, लिहाजा उनको ये अहकामात मिले थे कि आप पाकिस्तान के डेलीगेशन को वापस न्यूयॉर्क उतारें और फिर आप वापस आ जाएं। बहरहाल उसका तज़किरा करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा। फिर सरगोदा में जो ये वो खिताब कर रही थी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतार दिया गया कि भाई उतरो जाओ, और आज शहबाज शरीफ का जहाज़ सऊदी एयर स्पेस में आया तो उसे सऊदी जंगी जहाज़ों ने सलामी दी। सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में मरीम नवाज़ ने कहा कि आज सरगोदा के लिए 33 बसों का तोहफ़ा लाई हूँ, शहर के लिए 60 बसें रखी हैं, सरगोदा डिवीज़न को 105 बसों का तोहफ़ा देंगे। उन्होंने कहा कि हैरानी हुई कि पूरे सरगोदा डिवीज़न में दिल के अमराज का कोई हस्पताल नहीं। मैंने उसी रोज़ फ़ैसला किया और सरगोदा में नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर काम शुरू कराने का फ़ैसला किया। लोग मुंतज़िर हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के नाम पर जो बनने वाले या उनके नाम से मंसूब जो हस्पताल हैं उनमें कभी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ भी इलाज करवाएं। बहरहाल मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि आज नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम शुरू कर दिया है। दिल के अमराज में मुब्तला लोगों को अब फैसलाबाद और डिवीज़न से दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो शायद बहुत जल्द देखें लोग कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी सरगोदा में जाकर कभी इस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अपना इलाज करवाएँ। मरीम नवाज़ का कहना था कि
पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। सैलाब के 27 शहर और 5000 से ज़ायद गांव मुतासर हुए। अगर हमारी तैयारी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। हमने 25 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर पहुँचाया, मुतासरीन को खैमों में आबाद किया और खुराक फराहम की। 22 लाख से ज़ायद मवेशियों को भी महफूज मकामात पर पहुँचाया। अब सैलाब क्योंकि तज़किरा नहीं है, मौजू नहीं है, अलबत्ता सैलाब के हवाले से जो लोग ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करते रहे हैं, जो हमारी ऑन ग्राउंड लोगों से बात होती रही है, वो हम आपके सामने जो है वो बड़ी तफसील से वो नक्शा रख चुके हैं कि जो कुछ इस सैलाब के दौरान हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि एक वज़ीर आज़म हुआ करता था। ये बात दोबारा उन्होंने रिपीट की है। फिर उन्होंने कहा कि अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया है। वो किस्सा देरीना है। अब ये देरीना, वो उन्होंने कहा था पारीना, लेकिन जियो न्यूज़ ने कहा है किस्सा देरीना, यानी सबसे करीबी किस्सा है। शहबाज शरीफ की तजलील करने की कोशिश की गई। आज सऊदी अरब में जो इज़्ज़त मिली दुनिया देखती रह गई। सऊदी अरब ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला, सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर होगा। कभी देखी है इतनी बड़ी सफारती कामयाबी। सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये दिफाई मुआहदा बहुत बड़ा कारनामा है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शरफ़ पाकिस्तान को मिला है। अब ज़ाहिर है कि उसमें मरीम नवाज़ साहिबा का या मुस्लिम लीग नून का रोल, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उसी तरीके का है इस मुआहदे में। ज़ाहिर है कि जो एक बड़ी सफारती कामयाबी है, लेकिन नून लीग का किरदार जो है वो तबसरे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो इसी तरीके से है कि एक बग्गी में अगर 4 घोड़े बंधे हैं और वो बग्गी को खींच कर कहीं लेकर जा रहे हैं और रास्ते में किसी एक घोड़े को जो है वो कहीं ड्रॉप करना है, कहीं छोड़ना है, उसकी बाग पकड़ के कोई बैठ जाए, कोचवान बैठ जाए या पीछे कोई शख्स बैठ जाए, तो जो साथ साथ चलता जा रहा होता है घोड़ा, तो वो घोड़ा है इसमें, इस तमाम मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसका बग्गी को खींचने में कोई किरदार नहीं है, वो बस साथ साथ चलता जा रहा है। बहरहाल ये है वो दुनिया जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा इस वक्त जी रही हैं। इस दुनिया के बारे में अंकल जावेद लतीफ़, जो मरीम नवाज़ साहिबा के सियासी अंकल हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, एक पॉडकास्ट जिसके ऊपर कहीं बात नहीं हुई। ज़रा बात सुनिए कि वो इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं। फिर हम ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू पर आएंगे और वो इल्ज़ाम जिसका तज़किरा बार बार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के मुतल्लिक़ किया गया, वो अब आपको रेजोनेट होता हुआ दिखाई देगा। यार ये एक डीसी शोहपुरा लगा हुआ है, करप्ट तरीन शोहपुरा में जो वारदात रोज डलती है, और शहर शोहपुरा में आए रोज स्ट्रीट ये सीसीडी बनी थी और उससे बड़ा लोगों को फायदा मिला। लोग सुख का सांस लेने लगे। मरीम नवाज शरीफ का बड़ा अच्छा फैसला था कि स्ट्रीट क्राइम रुक गया, मगर शेखुपुरा में 4 दिन रुका। और उस भाई जब पोस्टिंग ट्रांसफर पैसों से होगी, शेखुपुरा में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसों से हो रही है। जब शेखुपुरा के अंदर आपको याद होगा कोई 40-50 अरब का एक स्कैंडल आया, हेल्थ का स्कैंडल आया, हेल्थ का। मुझे बताएं कि ये मैं सुना दूं, आपने कहा था मैं इतराफ करता हूँ पंजाब के बजट में 50 अरब रुपए का डाका मारा गया। पब्लिक हेल्थ का एक गैंग जो शेखपुरा से कभी ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि एडिशनल चार्ज भी दे दिया गया, इस सारे में मुलव्वस है। आप कह रहे हैं मरीम नवाज के दौरे हुकूमत में जो डीसी है वो करप्ट तरीन डीसी है, 50 अरब रुपए की शेखपुरा के हेल्थ डिपार्टमेंट में करप्शन हो गई, तो आपने ये बात कभी ऊपर पहुंचाने की कोशिश नहीं की? एक चीज है, एक तो ये जो 50 अरब की करप्शन हुई थी ना पब्लिक हेल्थ के डिपार्टमेंट में, ये बुजदार के दौर का था, ठीक है। और लेकिन वो भी आप कह रहे हैं वो भी गिरफ्तार जो थे कुछ लोग मरियम नवाज शरीफ के दौर में हुए, मगर पहले एंटी करप्शन में वो केस चला, कुछ नहीं हुआ। नैब में केस चला और वहां कुछ लोग पकड़े गए। 1.5-2 अरब गालबन उनसे कोई वसूली करके लोगों को छोड़ दिया गया, बाकियों को अदालतों ने छोड़ दिया। अभी भी वही है। मुझे ये और अभी उसी तरह दिन दराते जो करप्ट तरीन है और ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है सारा, इसके खिलाफ शिकायत लगाई आपने? साहब एक चीज और है, मुझे ये बताएं इंटेलिजेंस अदारे किस लिए होते हैं? बताने के लिए, उनको पता होता है कि क्या चल रहा है। वो इंटेलिजेंस अदारे इसलिए तो नहीं ना होने चाहिए कि तारक साहब कहाँ आ रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये नहीं, तारक साहब के बारे में ये पता होना चाहिए कि इसका पैसा जो रातों रात डबल हो गया, ये कहाँ से आ गया।
یہ جو سرکاری ملازم ہیں یہ باہر جو لے رہے ہیں اپنا ایسٹ بنا رہے ہیں یا پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں، یہ کہاں سے بنا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے؟ کیا اس وقت پتہ چلنا چاہیے جب ADCR سیالکوٹ کا پکڑا جاتا ہے؟ مطلب کمال ہے یار، آپ جب پکڑا جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ او جی ایندہ تعلق تے فلانے نال سی، حاج آصف کے ساتھ، اور یہاں آپ کہیں گے کہ ایندہ تعلق شوہپرے دے منسٹر نال سی۔ آپ کہہ رہے ہیں کرپٹ 3 DC ہے شیخ پورہ کا، اور مجھے جوڑیں گے، پکڑ لیں آپ اس کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ چارج شیٹ کر رہے ہیں حکومت کو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپٹ 3 DC لگا دیا مریم نواز صاحبہ نے۔ نہیں، میری بات سنیں، لگنے لگانے والے آپ بھی جانتے ہیں جس طرح لگتے لگاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نہیں لگا رہے ہیں DC؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ADCR سیالکوٹ کا پکڑا گیا اور منسوب کسی منسٹر سے کر دیا گیا؟ حاج آصف، آپ اندازہ لگائیے جو گفتگو کی ہے جاوید لطیف صاحب نے، انہوں نے کہا ہے ایک تو یہ کہ ایک کرپشن ہوئی تھی 40-50 ارب کی عثمان بزدار کے دور میں، اور وہ لوگ گرفتار ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں، یعنی محسن نقوی صاحب کے دور میں وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ آ کر گرفتار ہوئے مریم نواز صاحبہ کے دور میں، اور مریم نواز کے دور میں گرفتار ہونے کے بعد ان سے 50 ارب کی کرپشن کرنے والوں سے 1.5 ارب روپے لے کر وصولی کر کے ان کو چھوڑ دیا گیا، کچھ کو عدالتوں نے چھوڑ دیا۔ یہ الزام لگایا ہے جاوید لطیف صاحب نے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ مریم نواز صاحبہ کے دور میں پوسٹنگ ٹرانسفر پیسے لے کر کی جا رہی ہے۔ آپ یاد کریں کہ الزام کیا لگایا جاتا تھا کہ فرحہ گوگی، اس کے بعد احسن جمیل گجر، عثمان بزدار، یہ نیکسس تھا اور پیسے جاتے تھے بشرا بی بی کو، اور 3 کروڑ سے 5 کروڑ روپے کا ریٹ تھا۔ اتنے پیسے لے کر DC لگایا جاتا تھا، اتنے پیسوں میں کوئی DPO لگائے جاتے تھے، RPO لگائے جاتے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو پیسہ دے کر مختلف جگہوں پر تعینات ہوتے تھے، ڈپلوائے ہوتے تھے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ مزید مال بناتے تھے۔ تو یہ وہ الزام تھا کرپشن کا جو بشرا بی بی پر لگایا گیا۔ ایک انگوٹھیوں والا تھا، اور دوسرا یہ کرپشن کے جو مین الزام لگے تھے وہ یہی 2 تھے جو بشرا بی بی پر لگائے گئے، کہ پیسے لیتے تھیں وہ تھرو ان کے جو سامنے فرنٹ لوگ تھے، ان میں بشرا بی بی کے فرحہ گوگی تھیں، احسن جمیل گجر تھے، اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھے، اور پیسے لے کر یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ اب یہی الزام کہ پیسے لے کر شیخو پورہ میں پیسے لے کر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہے ہیں، یہ جاوید لطیف صاحب نے مریم نواز صاحبہ پر لگا دیا۔ یعنی وہ الزام جو مریم نواز اپنی کوئی تقریر ان کی نہیں ہوتی تھی ایسی جس میں وہ اس کا تذکرہ نہ کرتی ہوں، وہ ٹاک شوز میں اس کے اوپر بات کرتی تھی، وہ پریس کانفرنسز میں اس پر بات کرتی تھیں۔ بہت زیادہ جو ٹاک شوز ہیں ان کے ہوسٹ کو ٹاکنگ پوائنٹس بھجوائے جاتے تھے، ان سے ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ ساتھ میں مسلم لیگ نون کا کوئی بھی پارٹیسپینٹ کسی بھی شو میں اس ٹاپک پر بات کیے بغیر نہیں اٹھتا تھا، اور وہی الزام کہ پیسے لے کر پوسٹنگ ٹرانسفر ہو رہے ہیں کسی اور نے نہیں، یہ الزام تحریک انصاف نے نہیں لگایا، یہ الزام کسی صحافی نے بھی نہیں لگایا، یہ مریم نواز صاحبہ کے والد میاں محمد نواز شریف کے بہت ہی قریبی سمجھے جانے والے جاوید لطیف صاحب نے لگایا ہے کہ آج بھی پیسے لے کر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہے ہیں۔ اور اب آپ یاد کریں کہ خواجہ آصف صاحب نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے جو ADCR سیالکوٹ والا معاملہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ آدھی سے زائد بیوروکریسی جو ہے وہ پرتگال میں پراپرٹیز لے چکی ہے اور اب وہاں کی شہریت اختیار کرنے کے پروسیس میں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر اربوں خربوں روپے کے کھابے لگائے جا رہے ہیں، اور آدھی بیوروکریسی کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چند لوگوں کی، چند درجن لوگوں کی بات نہیں کر رہے، وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی، آفیسرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اربوں کے خربوں کے کھابے لگاتے ہیں، بوٹیاں یہ نوچ جاتی ہے یہ بیوروکریسی، اور سیاستدانوں کے حصے میں تو ہڈیاں آتی ہیں، بچا کچا کھاتے ہیں سیاستدان۔ تو یہ مریم نواز صاحبہ کے مسلم لیگ نون کے ناک کے نیچے جو بیوروکریسی کر رہی ہے اس کا کچا چٹھا کھول رہے ہیں خواجہ آصف صاحب اور جاوید لطیف صاحب۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں کہ بدل چکا ہے سب کچھ، سب بہترین ہو گیا ہے، ان کے طرف سے جو میڈیا
میڈیا کو اشتہارات دیے جاتے ہیں جس پیرلل یونیورس کا دکھایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، جہاں پر ترقی بھی ہو رہی ہے، جہاں پر جو سرکاری معاملات ہیں ان میں شفافیت بھی ہے، کرپشن جو ہے اور بدعنوانی وہ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ وہی اسی اشتہار کی طرح ہے جس میں شاہد آفریدی جو ہے وہ اشتہار میں چھکے مار رہے ہوتے ہیں، اور اصل میچ جب آپ دیکھیں تو اس میں وہ جو ہے وہ 0 پر آؤٹ ہو کر پویلین جا رہے ہوتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ میچ ہار جاتا ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے وہ بھی واضح طور پر ایسا ہی لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہمیں خواب تو بڑے سہانے دکھا رہی ہیں، لیکن ان کے انکلز جو ہیں ان کی اس دنیا کو جس کے سہانے خواب دکھائے جا رہے ہیں خود ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔